हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपके फिजिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इससे पहले 7 पार्ट इस चैप्टर के हो चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो आपका है, ठीक है। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है अनंत लंबे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इसमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना होता है हमें, ठीक है। गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है या फिर ये पता करना है कि एक अनंत लंबा तार है जो कि आवेशित है, जिसके ऊपर चार्ज है, उससे r दूरी पर उपस्थित कोई पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है चीजों को मेंशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। और जिस तरीके का हमारा जो है चित्र रहेगा, उस चित्र के हिसाब से आगे हमारी लैंग्वेज रहेगी, यानी कि हम चीजों को मेंशन करेंगे लैंग्वेज में कि माना ये है, ये है, ये, ठीक है। तो फिलहाल जो है मान लो अनंत से प्लस चार्ज आवेशित कोई तार इस प्रकार है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब क्योंकि देखो अनंत लंबा तार है तो इस पर चार्ज कितना है ये बता पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं इसके ऊपर आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व। और इस पर आवेश घनत्व कैसा होगा भाई? रैखिक होगा, ठीक है। रैखिक आवेश घनत्व इसके ऊपर होगा, क्योंकि तुमको भी पता है भाई ये केवल एक विमा में फैला हुआ आवेश है। ऐसे आवेश घनत्व को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटे लंबाई L, ठीक है। ये होता है कि नहीं? तो फिलहाल हमें यही नहीं पता है कि आवेश कितना है और लंबाई अनंत है। फिलहाल हम आवेश घनत्व ऐसे नहीं निकाल रहे हैं। आवेश घनत्व सोच के देखोगे अनंत लंबा है। मान लो मैं अगर केवल इतनी सी लंबाई देखूं तो इतनी लंबाई में कोई आवेश होगा कि नहीं? आवेश तो है कि नहीं बताओ? तो उसके हिसाब से हम लैम्डा निकाल देंगे। तो यानी कि मैं क्या करता हूं, इस तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। और गॉसियन पृष्ठ इसके चारों तरफ कैसा बनता है? एक बेलन बनता है। देखिए जैसा कि ये बेलन बनने वाला है। मान लो एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ इस तार के चारों तरफ इस तरीके से उपस्थित है, ठीक है, इस तरीके से उपस्थित है, ठीक है भाई। और वो जो पॉइंट P है जो कि r दूरी पर है, ठीक है, वो इस वक्र पृष्ठ पर उपस्थित है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि हमने जो पॉइंट r दूरी पर था, जिस r दूरी पर स्थित पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसी पॉइंट से होते हुए हमने एक वक्र पृष्ठ खींचा जो कि बेलनाकार वक्र पृष्ठ निर्मित हुआ। और इस बेलनाकार वक्र पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ भी इसको बोलते हैं। तो फिलहाल हमें पता करना है कि भाई ये जो अनंत लंबा तार है, इससे r दूरी पर स्थित ये जो पॉइंट P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की E की तीव्रता कितनी होगी, E की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आवेश घनत्व क्या है इसका? लैम्डा। तो अगर इसकी लंबाई मैं L ले लूं, L लंबाई का मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ बना लिया अपनी मर्जी से। भाई मैं तो L लंबाई तक ही बना पाऊंगा ना, अनंत तक थोड़े जाऊंगा मैं। तो L लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया। लैम्डा जो है वो आवेश घनत्व इसका दिया गया है, ये गिवन होगा, ठीक है। ये गिवन है कि भाई लैम्डा है इसका रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। L लंबाई है तो इस L लंबाई में यहां से यहां तक कितना आवेश आ गया। अगर आवेश निकालने की मैं कोशिश करूं, Q इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? Q बराबर होता है लैम्डा इंटू L। तो यानी कि लैम्डा तो आवेश घनत्व है और लंबाई यहां से यहां तक L है, तो इतना आवेश हो जाएगा कि नहीं बताओ? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन L होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा L। और L लंबे बेलन के अंदर आए हुए इस तार पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? L की गुणा कर देंगे, लंबाई की गुणा कर देंगे लैम्डा के साथ, उतना आवेश यहाँ पर उपस्थित है। बात समझ में आई? चलो, अब क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग इस बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो इसलिए फ्लक्स हो जाना चाहिए कितना? फ्लक्स हो जाना चाहिए Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो अंदर आवेश उपस्थित है और बटे एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 5 हो जाना चाहिए। क्यों? कितना है भाई इसके अंदर? लैम्डा L।
यानी कि लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फाई हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम दूसरे फॉर्मूले से फाई निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास फाई का एक और फॉर्मूला होता है। भाई देखो, इसके अंदर तार उपस्थित है और तार के चारों तरफ ये पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले लेता हूँ, डीए। और इस डीए क्षेत्रफल में मैं क्या देखता हूँ, डायरेक्शन तो भाई डीए की इधर होगी ना, परपेंडिकुलरली। ठीक है, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा भी इसी दिशा में है। ठीक है, तो फाई क्या हो जाना चाहिए, इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला हल्का सा डी फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, या फिर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, आपको पता है कि डी ए और ई के बीच में एंगल कितना है, 0। तो ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए। अब छोटे छोटे ऐसे डी फाई सारे के सारे जोड़ देंगे, यानी कि समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो फाई टोटल आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर ई, और डी ए का ऐसे छोटा छोटा समाकलन करके कहां से कहां तक जोड़ देंगे हम, 0 क्षेत्रफल से लेकर के पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है, 2 पाई आर एच। एच कितनी है, एल। बेलन की ऊंचाई कितनी है, एल। तो 2 पाई आर एल तक जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा ई, अपर लिमिट 2 पाई आर एल और लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट रख करके घटा देंगे 0, यानी कि ई गुणा 2 पाई आर एल बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे 0, 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ये ई इंटू 2 पाई आर एल। तो हमारे अकॉर्डिंग फाई आना चाहिए ईडीए के हिसाब से इतना, लेकिन गॉस की परमेय कहती है कि फाई आएगा इतना, क्योंकि क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अंदर आवेश कितना है, लैम्डा एल, तो इतना होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों का यूज कर लेते हैं, यानी कि फाई की ही ये दोनों वैल्यू, हम कह रहे हैं फाई इतना है, ये कह रहा है फाई इतना है, तो दोनों को बराबर रख लेते हैं। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अभी जो 2 पाई आर एल है ये नीचे आ जाएगा इधर, तो E इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखियो भाई, E इज इक्वल टू आ गया हमारा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल, सॉरी एल से एल कैंसिल, लैम्डा काट दिया मैंने, एल से एल कैंसिल, बचता क्या है, E बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ आपको, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अनंत आवेशित तार के कारण आर दूरी पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाली जाए। लैम्डा क्वेश्चन में मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, जितनी दूरी पर निकालना है वो दूरी यहाँ पर लिखोगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 गुणा 10 की घात -12, और पाई की वैल्यू वो सारी चीजें पता है, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करी ऊपर, तो ऊपर बन गया 2 लैम्डा, और नीचे क्या बन गया, 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है भाई, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि माना एक अनंत आवेशित लंबा तार है जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा है, और उससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु आर त्रिज्या का एक एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ बनाने पर या फिर खींचने पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा गॉस के अनुसार, फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे अकॉर्डिंग एक छोटा सा हल्का सा सूक्ष्म अल्प क्षेत्रफल लेंगे, डी फाई इज इक्वल टू उसमें से गुजरने वाला अल्प वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो अल्प वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। भाई बड़े क्षेत्रफल में से फाई होता है और छोटे से क्षेत्रफल में से डी फाई हो जाता है। आप कहोगे कि छोटा सा क्षेत्रफल क्यों लिया है, छोटा सा फाई क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्टली फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए क्यों नहीं किया। इसकी वजह यह है क्योंकि देखो ये पृष्ठ लगातार घूम रहा है
और ये पृष्ठ क्या है, लगातार घूमने की वजह से जो इसका क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी लगातार बदल रही है। बदल रही है कि नहीं? इस वजह से बड़ा पृष्ठ एक साथ नहीं लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसकी एक दिशा एक साथ कंटिन्यूअसली एक ही बनी हुई है, जो कि कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं समतल रूप से फैला हुआ है। तो छोटा सा क्षेत्रफल और उससे गुजरने वाला छोटा सा फाई डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए हो गया। ई डी ए कॉस थीटा, हमें पता है कि डी ए की भी दिशा और उससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा दोनों की सेम है, तो कॉस जीरो आ गया, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ई डी ए फाई का समाकलन कर दिया, जैसे छोटे छोटे सारी फाई का समाकलन करके टोटल फाई निकलेगा, टोटल फाई इज इक्वल टू ई समाकलन डी ए का कर देंगे। डी ए का मतलब कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ऐसे छोटे छोटे डी ए जोड़ करके टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल। भाई वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना, एच कितनी है, एल है, तो 2 पाई आर एल। ई ज्ञात करना था, हम कह रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू दिस है और ये कह रहा है फाई इज इक्वल टू दिस है, दोनों को बराबर रख लिया और ई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। आई बात समझ में? तो इसको जो है नोट कर लेंगे और जैसा बताया वैसी लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है। इसका दूसरा अनुप्रयोग होता है जो हमारी गॉस की प्रमेय है, इसका दूसरा अनुप्रयोग होता है, यहां पर ध्यान देंगे सभी, अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर। अनंत विस्तार, अच्छा एक और बात, ये तो अनंत लंबा तार हो गया। मान लो अगर एल लंबाई का कोई तार है, क्या भाई, एल लंबाई का कोई तार है। माइक चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई, हमारा आ जाता है यहाँ पर दूसरा अनुप्रयोग जो गॉस की प्रमेय का होता है, वो होता है अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर। लेकिन चलो उसका अनुप्रयोग करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास अनंत लंबा तार था, है ना, अनंत लंबा तार था, इसलिए पॉइंट कहीं पर भी हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी पॉइंट रख दो ऐसे, ठीक है, तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कि मान लो मेरे पास अनंत लंबा आवेशित तार है, ठीक है, ऐसे, तो मान लो मैंने एक पॉइंट आर दूरी पर, ये ठीक से चल नहीं रहा है, इसको देख लेते हैं। मान लो आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, P1, और आर ही दूरी पर दूसरा पॉइंट P2 है, आर ही दूरी पर तीसरा पॉइंट P3 है, आर ही दूरी पर चौथा पॉइंट P4 है। और अगर मुझे आर ही दूरी पर इन सभी पॉइंट्स पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तीव्रता यहाँ कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि अभी फॉर्मूला बताया, 9 गुणा 10 की घात 9, 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हो जाएगी कि नहीं भाई। लैम्डा आवेश घनत्व है और दूरी यहाँ पर रखते हैं, इसके लिए भी आवेश घनत्व लैम्डा ही है और दूरी आर ही है, यानी कि ई की वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगी। इसके लिए भी दूरी आर है और आवेश घनत्व लैम्डा है, तो यहाँ पर भी ई सेम टू सेम, यहाँ पर भी ई सेम टू सेम, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अनंत लंबे तार के कारण, एक ही दूरी पर चाहे ऊपर नीचे कहीं पे भी चले जाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल एक समान मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन समस्या एक जगह आ जाएगी जब आपको, हालांकि ये बोर्डिंग सिलेबस में तो आपके नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में ये चीज पूछ ली जाती है। मान लो एल लंबाई का एक तार है, ठीक है, एल लंबाई का, ये अनंत लंबा नहीं है, ये है एल लंबाई का, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज फैला हुआ है, ठीक है भाई, और इससे आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। उस स्थिति में आर ही दूरी पर अगर मैं 4 पॉइंट लूं तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। वजह क्या है देख लो भाई, आप एक बात बताओ कि ये पॉइंट है, अगर मैं इसको सिमेट्रिकली काटूं तो इस पॉइंट के इधर बहुत ही कम चार्ज है और इधर बहुत ही सारा चार्ज है, तो इस इतना सारे चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में जा रही होगी और इसके कारण थोड़ी सी हल्की सी ई इस डायरेक्शन में। नेट हमें कहाँ पर मिल रही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पर इस तरफ, इस पॉइंट पर इस तरफ, इस पॉइंट पर हल्की सी इस तरफ, इस पॉइंट पर हल्की सी नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ज्यादा तार इधर है और कम तार इधर है, ठीक है। अनंत लंबे में तो जितना इधर था उतना ही उधर था, तो इसलिए डायरेक्शन सीधी सीधी ऐसे बन रही थी। लेकिन ये हो गया एल लंबाई का तार, इसकी वजह से पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशाएं बदल गई है।
और अगर दिशाएं बदल गई है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक है, देखो कैसे होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर L लंबाई का एक आवेशित तार है जिससे R दूरी पर कोई पॉइंट P यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। ये कितनी दूरी पर है, मान लो A दूरी पर है भाई, A दूरी मान लेते हैं। अब इसको अगर मैं इस सिरे से मिलाऊं तो एंगल मान लो बीटा है, और यहाँ से इसको यहाँ से मिलाऊं तो मान लो एंगल अल्फा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर वाले तार की वजह से इधर जा रही होगी E1, इधर वाले तार की वजह से इस तरफ जा रही होगी E2, जा रही होगी कि नहीं। और नेट तीव्रता किधर मिल रही होगी, देख लो, मान लो अगर ये बीटा है तो ये बीटा हो गया, ये अल्फा है तो ये अल्फा कोण हो गया। और इस हिसाब से मैं इन दोनों तीव्रताओं को, ये वाली तीव्रता और ये वाली तीव्रता, इन दोनों ही तीव्रताओं को इन परपेंडिकुलर एक्सिस पे बांट देता हूँ। इस तरफ तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, E1 cos अल्फा और E2 cos बीटा। इसके लिए E2 cos बीटा, इसके लिए E1 cos अल्फा इस तरफ, इसका E1 sin अल्फा इस तरफ, और इसका E2 sin अल्फा इस तरफ, sin बीटा सॉरी, बीटा इस तरफ। आई बात समझ में? तो यानी कि मैंने दो एक्सिस ले लिए, एक तो एक्सिस मैंने ये ले लिया और एक एक्सिस मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो अब मैं E को ऐसे ना दिखा करके सीधा सीधा ये दिखाऊंगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर दो दिशाओं में फैली हुई है। ऐसी स्थिति में किसी भी बिंदु पर अगर आप जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशाओं में फैली हुई है। ठीक है, कौन कौन सी दिशाओं में देख लो। एक तो दिशा हो जाएगी हमारी ये वाली, इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बिल्कुल लंबवत दिशा है तार के। और एक दिशा हो जाएगी ये वाली, इसको बोलते हैं ई पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल होती है तार के। ठीक है, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है इसको देखेंगे सभी ध्यान से। वही फॉर्मूला है जो कि अभी तक हमारा चल रहा था, के लैम्डा, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अनंत लंबे तार की वजह से कितना था, अभी मैंने पूरा नहीं किया फॉर्मूला, अनंत लंबे तार की वजह से था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर था, अनंत लंबे तार के कारण था ये। ठीक है, इसको मैंने ऐसे भी लिखा था कि 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन आर, ऐसे भी लिखा था। या फिर 2 से इसको 4 को काट करके 2 बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ई परपेंडिकुलर की वैल्यू इतनी है और बिल्कुल इसकी भी उतनी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, बट यहाँ पर एंगल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर तो आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। अगर आप कहोगे कि सर जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक ही आंसर देना पड़ेगा, तो दो आंसर, ये एक ही आंसर है। हम इसको ऐसे कह देंगे कि ई टोटल हो जाएगा ई परपेंडिकुलर आई कैप और प्लस ई पैरेलल जे कैप। भाई ये तो एक्स एक्सिस की दिशा में है, ऐसे रख दिया, इसको जे कैप की दिशा में है तो इसको ऐसे रख दिया, और हमारी ई नेट निकल जाएगी कि नहीं बताओ। अगर आपको ई का परिमाण चाहिए तो परिमाण कैसे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ई परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस ई पैरेलल का वर्ग का अंडर रूट, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो एल लंबाई के तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये फॉर्मूलों से निकलेगी। ठीक है, चलो अगर बात समझ में आ गई है तो अनंत आवेशित, अनंत विस्तार वाली चादर, आवेशित चादर। अच्छा, यहां पर फर्क पड़ता है किस चीज से, आवेशित पतली चादर और मोटी चादर, इन दो बातों से फर्क पड़ता है। ठीक है, पतली चादर के कारण
वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ता है वो भी बताया जाएगा। ये दूसरा और लास्ट अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे आएगा यहाँ पर। देखो, मान लो हमारे पास भाई एक अनंत विस्तार वाली आवेशित प्लस चार्ज से आवेशित एक चादर है जिसके ऊपर प्लस चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, प्लस चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है। तो खुद सोचो, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज फैला हुआ है तो इससे बिल्कुल पैरेलल ऐसे, मान लो ये ऐसे रखी हुई है चादर। ठीक है, तो इसके ऐसे वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा उस तरफ और इस तरफ भी जा रहा होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे आगे बढ़ेगी बात। तो यहां पर देखेंगे कि भाई इससे r दूरी पर हमें कोई पॉइंट P ले लेते हैं। मान लो यहां से r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है। यहाँ पर इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस पर एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, एक बेलनाकार। ठीक है, चलो देखो कैसे। बेलनाकार बना लो चाहे घनाभ बना लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो खैर बेलनाकार बनाएंगे हम। इस तरीके से हमने जो है एक बेलनाकार पृष्ठ बना लिया और ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो इस पर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इस गॉसियन पृष्ठ से होकर के। अब गॉसियन पृष्ठ से होकर के जो फ्लक्स जाता है उसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं? फाई इज इक्वल टू क्यों इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना आवेश है भाई? अंदर तो इतना आवेश है जो कि इसके अंदर आया है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब तो बाहर रखा हुआ है इस पृष्ठ के। तो ये कितना चार्ज है बस उसको निकालना है। ठीक है, अब देखो, मान लो अगर इसका आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया है, ये गिवन होगा। ठीक है, गिवन क्वेश्चंस में। ठीक है, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो भी अभी समझ में आ जाएगी। तो मान लो सिग्मा इसका आवेश घनत्व दिया गया था। तो अगर सिग्मा इसका आवेश घनत्व दिया गया है तो ये एरिया कितना है? एरिया अगर आर त्रिज्या का हमने बेलन बनाया है तो आर त्रिज्या का अगर बेलन बनाया है तो ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? और अगर ये एरिया इतना है तो एरिया है और आवेश घनत्व है तो आवेश निकल सकता है क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। और सिग्मा तो हमारा सिग्मा ही है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। इतना आवेश जो है इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना हो जाएगा कि नहीं भाई? अंदर आवेश इतना ही तो आया ना, घनत्व गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये वाला हो गया, इतना ही तो अंदर का क्षेत्रफल है, यही से नहीं तो आवेश को कैच किया हुआ है। चलो इसके बाद वो तो उधर है बाहर आवेश, ये भी इधर बाहर पड़ा हुआ है, अंदर तो केवल इतना आया है इसके। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले से फाई निकाल करके। फाई बराबर होता है जी हमारा ई ए। तो ई ए जो है होता है जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो एक तो देखो हमारे पास ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है कि नहीं, है ना, ई ए यानी कि समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ से। और प्लस दूसरा है हमारा क्या? दूसरा है हमारा ये वक्र पृष्ठ यानी कि ई ए वक्र पृष्ठ से। यानी कि जो फाई हमें चाहिए वो दो जगह से निकलने के लिए चाहिए। एक तो फाई समतल पृष्ठ से गुजर रहा होगा, एक फाई हो सकता है वक्र पृष्ठ से भी गुजर रहा हो। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या वक्र पृष्ठ से कोई फाई गुजरेगा? भाई ऐसी चादर है, इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स जा रहा है और वक्र पृष्ठ तो ऐसे है। वक्र पृष्ठ की जब कोई मोटाई ही नहीं है तो फ्लक्स तो सीधा सीधा उसके पैरेलल ऐसे चला गया, उससे तो होकर के नहीं गुजरा है। अगर पृष्ठ ऐसे होता फिर तो चला जाता गुजर के, लेकिन पृष्ठ तो ऐसे है और पृष्ठ की मोटाई होती नहीं है, तो इस वजह से उसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरा है। ठीक है, हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे करके कि भाई ई ए समतल के लिए एंगल कितना है?
ई बी सी डायरेक्शन में है, ए बी सी डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 आ जाएगा और प्लस ई डी ए कॉस 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी डी ए का दिशा ऐसे हो जाएगी और ई की दिशा ऐसे हो जाएगी। एंगल कितना है 90, तो ये तो हो जाना है 0। ठीक है भाई, यानी कि वक्र पृष्ठ से तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना है 0। जितने भी फ्लक्स गुजर रहे हैं इस वाले पृष्ठ से गुजर रहे हैं वो कितना हो जाएगा ई ए, ई ए। ठीक है, फाई इज इक्वल टू दिस, फाई की वैल्यू ये आई है हमारी। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं कि ई की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। ठीक है, ए की वैल्यू को हम नीचे लेकर के जाएंगे, ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे भाई, नीचे लेकर के जाएंगे इधर। ठीक है, चाहे तो अभी लेकर के चला जाएगा तो फिर इसको दूसरी समीकरण मान लो, ये पहली समीकरण होगी हमारी, ये दूसरी। फाई की वैल्यू ये कह रहा है इतनी है, ये कह रहा है इतनी है, दोनों को बराबर रख दो। सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। ई की वैल्यू हमने निकालनी है तो ए को इधर ले आओ, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। ए तो नीचे आ गया ना, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, ए ही यहाँ पर है, ए ही यहाँ पर है भाई, उतना ही एरिया यहाँ पर है, उतना ही एरिया यहाँ पर है, दोनों कैंसिल हो गए, तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर हमारा आ चुका है। इतना वैद्युत क्षेत्र होता है, इतना वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेशित चादर के कारण। लेकिन अब आपको यहीं पर एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है और कब बदल जाता है। ई बराबर क्या आया भाई हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जितना भी आवेश है वो सिर्फ चादर के इस तरफ है और इस तरफ सारा का सारा फ्लक्स क्यों की वजह से जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर एक चादर पर, एक चादर है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया था, एक बॉक्स था, उसके पृष्ठ पर आवेश क्यों रख दिया था, तो ये डिवाइड हो गया था कि नहीं, आधा अंदर था और आधा बाहर था कि नहीं, बताओ। यानी कि अंदर कितना था, क्यों बाई 2, और बाहर कितना था, क्यों बाई 2 था कि नहीं। तो यानी कि अंदर जो फ्लक्स जा रहा था वो क्यों बाई 2 की वजह से जा रहा था और बाहर जो फ्लक्स जा रहा था वो भी क्यों बाई 2 की वजह से जा रहा था। तो यानी कि अगर ये पतली सीट है, पतली आवेशित चादर कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतली आवेशित चादर के लिए ये जो आवेश है इसका आधा फ्लक्स तो इधर जाएगा और आधा फ्लक्स पीछे की तरफ निकलेगा। ठीक है, आधा फ्लक्स क्या होगा, पीछे की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर जो आवेश होगा वास्तव में इसको यहाँ पर बटे 2 करना पड़ेगा। यानी जो क्यों है वो क्यों तो हमने निकाल लिया, लेकिन फ्लक्स के हिसाब से इसके इधर जो फ्लक्स आने वाला है वहां पर आवेश केवल क्यों बाई 2 ही है। ठीक है, बटे 2 कर देंगे तो बटे 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, वो बटे 2 जो है हमें यहाँ पर भी मिलेगा देखने को, फिर वो 2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर वो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये पतली चादर है तो हमारा ये आंसर होगा। अगर ये मोटी चादर है तो सारा आवेश एक ही तरफ माना जाएगा और यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सारा का सारा फ्लक्स इसका इस तरफ माना जाएगा। अगर ये अचालक चादर है तो भी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये। और अगर ये चालक चादर है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि जो चालक चादर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चालक चादर अगर कह दिया जाए, या फिर मोटी चादर। ठीक है, और अगर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 यूज करना है तो ये फॉर्मूला किसके लिए, अचालक चादर, अचालक चादर या फिर पतली चादर कह दिया जाए, पतली चादर। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। आई बात समझ में। तो ये 2 यूज होते हैं हमारे जो है गॉस की प्रमेय के, अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना आर दूरी पर। तो इस तरीके से, अच्छा आर दूरी पर हम ज्ञात कर रहे हैं, क्या आर की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, आर की वैल्यू तो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक चादर है यहाँ पर, ठीक है, ये चादर है भाई, और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है इस दिशा में, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं 3 पॉइंट बना देता हूँ, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। तो अब हमें पता करना है कि जो पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर, इनका कौन सा क्रम सही है, क्या ये क्रम सही है या फिर ये क्रम सही है या फिर ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये बताना है हमें इस वाले क्वेश्चन के लिए।
भाई ये आवेशित चादर है और आवेशित चादर से वैद्युत फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। तो पॉइंट ए चादर के बहुत ज्यादा नजदीक है, ये दूसरी दूर है थोड़ा, और ये और ज्यादा दूर हो गया। तो हमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पर ज्यादा है, किस पर कम है, या फिर बराबर है सभी पर। ठीक है, तो देखो बच्चों ये बराबर होगी, क्योंकि तीव्रता की वैल्यू, तीव्रता का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ का मतलब क्या होता है, मतलब जितना ज्यादा घनत्व होगा, घनत्व से संबंधित टर्म है ये एक। ठीक है, यानी कि घनत्व की तरह ही एक टर्म होती है तीव्रता। तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर अगर मैं कोई एरिया ले लूँ, उतना ही एरिया यहाँ पर ले लूँ, उतना ही एरिया यहाँ पर ले लूँ, तो इस एरिया में से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसमें से गुजरने वाली और इसमें से गुजरने वाली, सभी बराबर होंगी कि नहीं। भाई आगे पीछे रख लो ना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, सीधी सीधी, तीन इसमें से जाएंगी, तीन इसमें से, तीन इसमें से जाएंगी निश्चित रूप से। तो अगर तीव्रता यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ पर भी उतनी है, तो तीव्रता बराबर होगी कि नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है, दूरी पर डिपेंड नहीं करती। चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आई, चलो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा और रह गया है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम वैद्युत द्विध्रुव करने वाले हैं, और वैद्युत द्विध्रुव पे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पे कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।